नमल। होटल की मलिकाना स्वीट में बेड पे सोनी कमल में दुबकी बेखबर सो रही थी और वो भी सोनी की तरह मुतमईन सा टांग पे टांग जमाए बैठा जवाहरात को देख रहा था, जो बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रही थी। जब तक वो उनका पीछा कर सकता था उसने किया, लेकिन जब ये यकीन हो गया कि वो उनकी कैद से निकल चुके हैं तो हाशिम इत्मीनान से इस सोफे पे आकर बैठ गया था। अब क्या होगा हाशिम? वो दोनों निकल गए। शादी की तस्वीर से मिलता जुलता स्केच और खबर की असली तस्वीर पुलिस को दे दी है। वो इन मिसिंग लोगों की तलाश शुरू कर चुकी है। हमारे आदमी भी लगे हैं। जेल को हमने साफ करके उसमें फालतू सामान भर दिया है और अब वो बेसमेंट स्टोर से ज़्यादा कुछ नहीं है। हम उनको ना पकड़ सके तब भी कोई सबूत नहीं है कि शादी को हमने कैद करके रखा था। सबूत? उसने बेयकीनी से हाशिम को देखा। सबूत की परवाह किसे है? शादी छूटते साथ ही घर कॉल करेगा और सबको बता देगा। उनके तमाम नंबर्स हम टेप कर रहे हैं। श्रीलंका से आने वाली कॉल पकड़ी जाएगी, हमें इल्म हो जाएगा। वो ईमेल कर सकता है और चलो कॉल तुम पकड़ भी लो तो वो तो उनको सब बता चुका होगा। इतना अरसा उसको इसलिए कैद में रखा था कि वो हमारे राज न खोले और अब वो शदीद परेशान थे। हाशिम ने अचंभे से अब्रू उठाई। आपके ख्याल में उसे इतना अरसा इसलिए मुक़य्यद रखा क्योंकि मैं उसके मुँह खोलने से डरता था? मैं अपने लिए डरता था। जाहिर है हमें ही नुकसान होगा उसका मुँह खोलने से। मम्मी, अगर मैं उससे डरता होता तो शेरू की बजाय मैंने उसको गोली मारी होती। अगर मैंने तब भी बार बार शेरू से कहा था कि मैं शादी को संभाल लूँगा। मम्मी, उसके मुंह खोलने से हमें कोई नुकसान नहीं है। सोफे की पुश्त पे बाजू फैलाए वो मुतमईन सा बैठा था। तो फिर हमने क्यों उसे इतना अरसा खामोश कराए रखा? क्योंकि बोल कर वो अपनी फैमिली को ख़तरे में डालेगा। मुझे उसकी फैमिली की फ़िक्र थी। मैं नहीं चाहता कि उन लोगों के साथ मज़ीद कुछ बुरा हो, लेकिन अगर वो बोलेगा तो ज़ाहिर है मुझे इन सब को फिक्स करना पड़ेगा। जितने लोगों को बताएगा उतने लोग हमारे निशाने पे आ जाएंगे। हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता मम्मी। वो इस वक्त वल्नरेबल है। जवाहरात बिल्कुल साकित सी होकर उसे देखे गई। एक कातिल होने की हैसियत से तुम्हें ये डर नहीं है कि अगर वो तुम्हारे कत्ल के राज खोल दे तो तुम दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे? उसकी आवाज़ में उसका अपना अंदरूनी डर गालिब था। मम्मी, उसने हैरत भरी मुस्कुराहट से माँ को देखा। वो मुझ पे इल्ज़ाम लगाएगा तो क्या दुनिया उस पर यकीन कर लेगी? इट वुड बी दिस वर्ल्ड अगेंस्ट माइन। वो क्या है? जज को ब्लैकमेल करने वाला, एक गार्ड को कत्ल करने वाला, और उसके अपने मुबैना कातिल ने उसके बारे में इतराफ़े जुर्म भी कहा था कि वो मंशियात की खरीद फरोख्त में मुलविस था। ऐसे शख्स की क्या क्रेडिबिलिटी होती है? और मैं क्या हूँ? शहर के बाअसर वकला में से एक, ऑयल लॉबी का कंट्रोलर, फिलांथ्रोपिस्ट, जिसको कभी किसी क्रिमिनल केस में मतलूब नहीं करार दिया गया। मैं वाइट कॉलर बाइज्जत आदमी हूँ। मेरी एक क्रेडिबिलिटी है। मेरे मुकाबले पे उसकी बात का कौन यकीन करेगा? फ़र्क सिर्फ इससे नहीं पड़ता कि क्या कहा जा रहा है, फ़र्क इससे पड़ता है कि कौन कह रहा है। कोर्ट से नादीदा गर्द झाड़ते हुए उसने बेनियाजी से कहा था। जवाहरात धीरे से कुर्सी पर बैठी, उसका दिमाग हनूस सुन था। फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि आपके कौन से राज किसके पास हैं। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपके महरम राज की क्रेडिबिलिटी क्या है। वो खुद से बोली थी। एक सुकून सा था जो उसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में लेता गया। लेकिन उसकी फैमिली तो उसका यकीन करेगी। हाशिम, फिर क्या होगा? फिर वो कोट का बटन बंद करते हुए उठा और संजीदगी से माँ को देखते हुए बोला, फिर हाशिम सब संभाल लेगा, और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। जवाहरात भी अपने कमरे में जाने के लिए उठ गई। एक तवील, सर्द और सनसनीखेज रात अपने अख्ताम को पहुंची थी। अगली फजर पे धुंध गालिब थी, बिल्कुल मुताद सिफर। बादल भी अनका थे और जामनी आसमान साफ था। अभी फजर में चंद सातें बाकी थीं। ऐसे में नए घर में हुनैन रज़ाई में लिपटी आंखें मूंदे बेखबर सो रही थी। माथे पे कट्टे बाल बिखरे थे और बाकी तकिए पे फैले थे। एक मेंढक की हैयत की मखलूक उसके कंधे पे चुपके से आ बैठी और उसने अपनी लंबी सूंड के जरिए हन्ना के दिल की पकड़ की और फिर उस पर गिरा लगाई। 1 2 3। हन्ना बेखबर सोती रही। सारी दुनिया सोती रही। ओढ़ लपेट कर लेटने वाले, उठो और खबरदार करो।
दफतन एक झटके से हन्ना की आंख खुली। उसने इधर उधर देखा, फिर आसपास हाथ मारा, मोबाइल उठाकर रोशन किया। क्या वो अलार्म से उठी थी? 5 अलार्म लगाए थे उसने, मगर पहले अलार्म के बजने में अभी 4 मिनट रहते थे। फिर वो किस चीज़ से उठी? अजान की आवाज़ से, मगर अजान में अभी 10 मिनट थे। पहले अजान तो अभी हुई ही नहीं थी। और अपने रब की बड़ी शान बयान करो। हुनैन सुन रह गई। कोई आवाज़ें कोई सुनाई नहीं दे रही थी। भूली हुई सूरह मुदस्सर जो उसको जागते में भी याद न आती, आज सोते में याद आई थी। वो मखलूक भी खामोशी से उसके दिल को जगड़े बैठी रही। सब तारीफ़ उस अल्लाह की जिसने हमें मार देने के बाद ज़िंदा करके उठाया और उसकी तरफ हमने पलटना है। वो अल्लाह का नाम लेते हुए एकदम उठ बैठी, दिल को बांधे हुए 3 गिरों में से एक चनाके से टूटी। हन्ना कुछ देर वहीं बैठी रही। वो कैसे उठ गई? आज आंखें खोलते उसे मौत क्यों नहीं पड़ी? एहसास जिम्मेदारी था या क्या? और अपने कपड़ों को पाक साफ रखो और हर किस्म की गंदगी से अपने आप को दूर रखो। वो सर झटक कर बिस्तर से निकली और जब वो सिंक के ऊपर खड़ी टूटी खोलकर वज़ू करने लगी तो दिल पे दूसरी गिरा भी झटके से टूट गई। आधी भीगकर वो बाहर निकली और नमाज उठाने लगी, फिर रुकी। जल्दी से अलमारी में गई। उस दिन दर्जी से 2 नए सर्दियों के जोड़े सिलकर आए थे। अब वो इन लोगों में से नहीं रही थी जो नया जोड़ा किसी के घर जाते हुए पहली दफ़ा पहनेंगे कहकर अलमारी में संभाल कर रख लेते हैं। नया जोड़ा सबसे पहले नमाज में पहनना होता है। उसने बाल ब्रश किए, चोटी गूंदी, नया लिबास पहना, सलीके से दुपट्टा चेहरे के गिर्द लपेटा और चाय नमाज पे आ खड़ी हुई। अल्लाह अकबर कहकर जैसे ही रफ़ायतैन किया, दिल पे लगी तीसरी गिरा भी टूट गई, मगर वो मखलूक हार मानने को तैयार ना थी। वो उसके कान में बोलने लगी, उसको पिछले दिन के काम याद करवाने लगी। जहन में शक डाला कि ये दूसरी रकत है या पहली, इसमें बैठना है या नहीं बैठना। फिर हाशिम का चेहरा दिखाने लगी, मगर उसे इलाज मिल चुका था। नमाज के दौरान ही हन्ना ने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर बाएं तरफ को थूक दिया। औज़ु बिल्लाह मौजज़े कर देता है, लोग आजमाते नहीं, वरना इससे बड़ी दुआ क्या होगी कोई। बाकी की नमाज सुकून से पढ़ गई। सलाम फिर कर जब उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या मांगे। दिल में कोई अजीब सी खुशी उभरी थी। बार बार इधर उधर देखती थी। वो कैसे उठ गई? और उफ, ये उठ जाने में कितना मज़ा था, कितना सुकून था। उस अंधेरे में अपनी अंधेरी ज़िंदगी के बारे में इस नूर वाले से बातें करना कितना अच्छा लग रहा था। ओ अल्लाह, सब तारीफ़ आपके लिए ही है। आपने मुझे फ़जर दे दी। बरसों बाद मैं फ़जर में उठी। ओ अल्लाह, ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुनैन यूसुफ़ को समझ आया था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों उनको फ़जर की 2 रकतें दुनिया में सबसे ज़्यादा अज़ीज़ थीं। क्यों रहलत फरमाने से पहले आखिरी सांसों में वो फरमाते रहे थे, नमाज नमाज नमाज। और ये कैफियत ये वही चख सकता है जो फ़जर और तहज्जुद पे उठता है। हर शख्स अपने कमाए हुए अमाल के बदले में रहन है, सिवाय दाएं बाजुओं वालों के जो जन्नतों में होंगे और पूछेंगे मुजरिमों से कि क्या चीज़ ले गई तुम्हें जहन्नुम में। जहन्नुम वाले कहेंगे, ना थे हम नमाज पढ़ने वाले। जाए नमाज तय करके वो उठी और खिड़की में आ खड़ी हुई। पट खोलकर सर्द हवा को उसने अंदर आने दिया। वहाँ एक खूबसूरत कॉलोनी नज़र आ रही थी। नए घर से कसरे गालदार जैसा मंजर नहीं नज़र आता था, मगर उसे वो मंजर देखना भी नहीं था। क्या चीज़ ले गई तुम्हें जहन्नुम में? वो कहेंगे, ना थे हम नमाज पढ़ने वाले, ना थे हम नमाज पढ़ने वाले। उसने आंखें बंद करके सर्द हवा को महसूस करना चाहा। आज उसे कुछ बेहतर मिल गया था। हुनैन के ख्याल में वो अब भी अल्लाह से वैसी मोहब्बत नहीं करती जैसी करनी चाहिए, मगर वो अब अल्लाह ताला से एक रिलेशनशिप ज़रूर बनाना चाहती थी। अल्लाह के सामने उसका इम्प्रेशन ठीक हो जाए, अल्लाह उसकी तारीफ़ करे। उसके दिल में सबसे बड़ी तमन्ना यही रह गई थी। और वो जो अल्लाह को पसंद है, फजर की नमाज, उसको इस नमाज से मोहब्बत हो गई थी। आज उसे आला मोहब्बत और अदना मोहब्बत में फ़र्क समझ आ गया था। ठंडी हवा में खड़ी हुनैन ने आज उसने हाशिम करदार को दिल से जाने दिया था। मर्ज़ इश्क की जिस बर्फ़ ने उसके दिल को जमा दिया था, फजर की पहली किरण ने उसे पिघला दिया था।
आज हुनैन यूसुफ आज़ाद हो गई थी। वो अपने दिल की मालिक बनी थी या नहीं, मगर उसने इस साहिर के कब्ज़े से अपना दिल ज़रूर छुड़ा लिया था। माही कामिल अभी तक जामुनी आसमान पे दमक रहा था और ज़मीन पर बहते बड़े बड़े समंदरों को अपने इशारों पे चला रहा था, ऊपर नीचे आगे पीछे। सुबह ऐसा सुनहरा सोने के थाल सा झिलमिलाता सूरज आसमान पे चमका था कि सारे शहर ने पिघल कर अंगड़ाई ली हुई जमूद सा टूटा, धुंध सी चटी। इस ऊंचे होटल का वसी कुशादा मरकजी बेडरूम सुनहरे रंग में आरास्ता दिखाई देता था। कीमती दीवार गिर पर्दे खिड़की के आगे से हटे थे और धूप पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। सुनहरी ड्रेसिंग टेबल के किनारे फारिस बैठा था और सामने स्टूल पर बैठी खुद को आईने में देखकर बाल ब्रश करती समर को देख रहा था। वो चेहरा बाएं तरफ झुकाए बालों के सिरों में ब्रश चलाते हुए बोली, अब घर चलते हैं, इससे पहले कि सब समझे हम वाकई भाग चुके हैं। फारिस ने बेइख्तियार सर झटका। फिलहाल वो मुझे अपने घर वाले कम और ससुराल वाले ज़्यादा लग रहे हैं। वो हल्का सा हंसी और फिर चेहरा झुकाए बाल ब्रश करती रही। पता है मुझे तुम्हारी सबसे खूबसूरत बात क्या लगती है? नहीं पता। तुम्हारे बाल। उसने हाथ बढ़ाकर नरमी से उसकी चंद घुंघराली लटें उंगलियों में उठाई। सुमन ने बुरी आंखें उठाकर उसे देखा और मुस्कुराई। हाँ, मेरे बालों के कट्स हमेशा सबको पसंद आते रहे हैं। नहीं, उनके कर्ल्स नहीं, मुझे इनका रंग पसंद है। रंग? सुमन ने एकदम चौंक कर ब्रश रख दिया। हाँ, इनका ब्राउन कलर। सुमन ने बेइख्तियार थूक निकला, मगर वो अपनी धुन में कह रहा था। सादी और सैम के बाल भी ब्राउन हैं, मगर तुम्हारा कलर बहुत मुख्तलिफ, बहुत खूबसूरत है। वो नरमी से उसके बालों को छूकर कह रहा था। सुमन ने ज़रा गैर आरामदेह होकर ब्रश रखा। मेरे बालों का रंग भी सादी की तरह है, मतलब मेरा असल कलर। ये चॉकलेट ब्राउन तो मैं डाई करती हूँ और अपने बाल नरमी से छुड़ा लिए। फारिस को चंद लम्हे लगे, उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया। वो बस सुनहरी आंखें सुकेड़ कर उसे देखने लगा। क्या मतलब? फारिस, मेरे बाल साथी जैसे ही हैं, ये ज़रा ज़्यादा ब्राउन मैंने खुद किए हैं, मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं। मेरा फ़ोन क्या तुमने ऑफ़ कर दिया था? उसने अपना फ़ोन उठाते हुए तशवीश से पूछा। एक मिनट, ये असली कलर नहीं है, मगर जब मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था तब भी तुम्हारे बालों का यही कलर था। मैं 22 साल की उम्र से बाल डाई कर रही हूँ फारिस। पाकिस्तान की हर तीसरी लड़की बाल डाई करती है। उफ, इतने मैसेजेस। वो स्क्रीन को देख रही थी। जब वो कुछ न बोला तो सर उठाकर उसे देखा। वो अभी तक अचंभे से उसे देख रहा था। तुम्हारा मतलब है तुम 7-8 साल से मुझे धोखा दे रही हो? कानूनन उसकी क्या सज़ा होती है? मैंने कोई धोखा नहीं दिया। तुमने पहले कभी इस बारे में बात नहीं की। तुम्हें क्या बताती? वो खफा हुई। कि तुम्हारे कर्ल्स भी नकली हैं? फिर वो मशकूक हो चुका था। उफ फारिस, मेरा कुछ भी नकली नहीं है, सिर्फ ज़रा सा कलर है ये। मगर वो नफ़ी में सर हिलाता उठ खड़ा हुआ। नहीं ज़ुमर बीबी, आपने मुझे इतने साल धोखे में रखा। मैं आपका हर जुल्म माफ़ कर सकता हूँ, मगर ये नहीं। आपने मेरा दिल तोड़ा है। कैसे लौटाएंगी आप मुझे मेरे 8 साल? क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि मुझे आपसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं रही। वो नफ़ी में गर्दन हिलाता अभी तक ताज्जुब से कह रहा था। जुमन ने गर्दन मोड़कर तनदही से उसे देखा। कितना बोलना आ गया है तुम्हें? वो अभी जवाब में कुछ तीखा सा कहने लगा था कि उसका अपना मोबाइल जेब में थरथराने लगा। उसने निकाल कर देखा। आबदार, उसने कॉल काटी। मैं इस मामले को इतनी जल्दी नहीं ख़त्म करने वाला। वापस आकर इस बारे में बात करता हूँ। उसका कोई तो वाकई दिल टूट गया था। खफा से लहजे में कहकर वो बाहर निकल गया और फिर अपने दूसरे छोटे मोबाइल से कॉल बैक की। अभी ने फ़ौरन उठा लिया था और उसकी आवाज़ सुनकर चहकी थी। तो फारिस गाजी का ब्लॉक्ड नंबर भी है। उम्मीद है ये बग नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मुझे आपसे बहुत ख़ास बात करनी है। आइंदा मेरी बीवी से इस टोन में बात मत कीजिएगा। और अंदर जुमर से खफा लहजे में शिकायत करने वाले फारिस गाजी से बाहर बिल्कुल मुख्तलिफ और संजीदा लग रहा था। आबदार को लम्हे भर के लिए समझ नहीं आया। फिर रात वाला अपना रवैया याद आया तो दांतों तले ज़ुबान दबाई। मेरे मुंह से निकल गया था। मैं तो वो मुझे बहुत अजीज़ है और जितनी इज्जत मैं उसकी करता हूँ, आपसे तो करता हूँ कि आप भी करेंगी। अब बताइए क्या बात थी? हमवार मगर बेलचक अंदाज में रात वाला उधार चुकाकर वो बोला था। वो चंद लम्हे खामोश रही।
सादी और खबर कल जेल तोड़कर फरार हो गए हैं। मैंने रात में आपको बहुत कॉल्स की मगर आपका फ़ोन ऑफ था, बुझे लहजे में बोली। क्या? वो एकदम शशतर रह गया, फिर भी इख्तियार पेशानी मसली, होंठों पे बंद मुट्ठी रखी। समझ नहीं आया कि जज्बात को कैसे काबू करे। हाशिम ने पापा को बताया है कि वो उन्हें अब तक नहीं ढूंढ पाए। अब मालूम नहीं ढूंढ कर छुपा लिया है या वाकई वो दोनों लापता हो चुके हैं। फारिस ने कुछ कहे बिना फ़ोन रख दिया और जब वो वापस कमरे में गया तो बिल्कुल खामोश था। घर आकर उसने जुमर को सबके सवालों के जवाब देने छोड़ दिया और खुद इस ऊपरी मंजिल के बेडरूम में आ गया जो जुमर और उसके लिए नुसरत ने सेट किया था। उसने लैपटॉप निकाला और उस पर एक महफूज शुदा लिंक खोला। जो पेन जहर वाला पेन उसने साथी को भेजा था, उसमें जीपीआरएस ट्रेसर लगा था। स्क्रीन पे वो जीपीआरएस एक्टिव सिग्नल दे रहा था। कल रात से पहले तक वो इस इलाके में था जहां हारून उबैद का होटल था, मगर आज सुबह वो इस होटल से कई कोस दूर एक पार्क में आकर रुक गया था और अभी तक एक्टिव था। साथी के पास अगर वो पेन था तो वो इतने घंटों से इस पार्क में क्यों बैठा था, या फिर वो पेन किसके पास था? वो एकदम बहुत परेशान हो गया था। पिछले 8 माह से उसको मालूम था कि साथी यूसुफ कहाँ है, मगर पहली दफ़ा उसने साथी की लोकेशन खो दी थी। शायद उसने सुबह में जुमर को कॉल की हो, मगर फारिस ने सर दोनों हाथों में गिरा दिया। पिछले 8 माह की अनथक मेहनत के बाद पहली दफ़ा वो सिर्फ अपने और जुमर के बारे में सोचना चाहता था। उसने सोचा था जिंदगी भी उसका भी हक है और कम से कम कुछ देर के लिए जुमर सारी दुनिया से कट कर सिर्फ उसकी बातें सुने उसको वक्त थे, मगर वो गलत था। उसका ज़िंदगी पे कोई हक नहीं था। उसको सिर्फ अपना काम करना चाहिए था, अपने भाई और बीवी का इंतकाम लेना था और सादे यूसुफ को वापस अपने ख़ानदान तक पहुंचाना था। उसे अपना नहीं सोचना चाहिए था। वो तो कर्ज था। उसे जुमर का फ़ोन नहीं ऑफ करना चाहिए था। अब वो फिर से अपने संजीदा और सपाट माहौल में सिमट आया था और कमरे में इधर उधर टहलते एक नंबर मिला रहा था। हाँ फरमान, ठीक हो? अच्छा ये बताओ, कल शाम होटल में सब खैरियत रही? मैंने आपको कॉल की थी, नंबर बंद था। खैरियत थी, मगर हाशिम कारदार कल इधर आया हुआ था और उसके आदमी प्रहर के वक्त पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। कुछ मालूम नहीं हो सका, मगर वो किसी को ढूंढ रहे थे जैसे। ठीक है, आंखें खुली रखो, मुझे रिपोर्ट देते रहना। उसने उसी इस्तराब से फ़ोन बंद किया। फरमान थाईलैंड में सेटल होने का ख्वाहिशमंद एक बरी हो जाने वाला उसका जेल का साथी था। उसने इसे श्रीलंका में सेटल होने की पेशकश की थी। अहमद शफी से हारून उबैद तक सिफारिश करवाना अपना नाम आए बगैर और अहमद को मशकूक किए बगैर बहुत आसान था और बदले में रिपोर्ट मांगी थी। अब वो कुछ अरसे से उसी होटल में काम कर रहा था। उसकी रसाई किचन के नीचे बनी जेल तक तो ना थी, मगर जहाँ तक थी उसकी आंखें जाती थीं। वो काजी को खबर दे दिया करता था। अब उसने एक और नंबर मिलाया। नायत, तुम अस्पताल में नाइट ड्यूटी पे थे कल रात? ओके गुड। तुम्हारे सामने वाली बिल्डिंग में रात को या सुबह में कोई आया था? अच्छा, अगर कोई हरकत नजर आए, कोई आमदोरफ्त हो तो मुझे खबर करना। वो एक एक करके हाशिम करदार की मुल्की गैर मुल्की जेलों के करीब मौजूद अपने दोस्तों को फ़ोन कर रहा था और उसकी चारों खुफिया जेलों के बारे में वो जानता था। अगर वो दोनों मफरूर कैदी इन जेलों में से नहीं लाए गए तो यकीनन हाशिम को अभी तक वो नहीं मिले थे। लेकिन अगर वो आज़ाद थे तो साथी ने फ़ोन क्यों नहीं किया था? जुमर के अलावा किसी और को भी तो वो फ़ोन कर सकता था। वो यकीनन किसी मुश्किल में था। 8 माह पहले यूसुफ ख़ानदान ने साथी को खो दिया था, मगर फारिस काजी ने उसे कल रात को खोया था और अब उसको ढूंढने का एक ही तरीका था। मगर इससे पहले उसे एक और काम करना था। अपने चेहरे पे पुराने बर्फ़ तासरात सजाए वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर किसी से बात किए बिना वो घर से बाहर निकल गया। जब वो कार को अनलॉक कर रहा था तो जुमर उसके पीछे से बाहर आई। कोई मसला है फारिस? तुम परेशान लग रहे हो। मैं ठीक हूँ, तुम्हारे डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। डोनर के डॉक्यूमेंट्स लेकर बदिक्कत ज़रा सा मुस्कुराकर फाइल ऊपर उठाकर दिखाई और कार के अंदर बैठा। ये वो पहले ही तय कर चुके थे, जुमर की ज़रूरत नहीं तो सिर्फ फारिस ही जाएगा। मगर इतनी जल्दी क्या थी उसे कार बाहर निकलते देखकर जुमर ने सोचा। मगर खैर, उसे फारिस पे भरोसा था, वो संभाल लेगा।